हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन। और ये वीडियो जो है वो कंप्लीट वीडियो हिंदी में होगी। इसमें क्वेश्चन आंसर एंड कंटेंट सभी आपको हिंदी में मिलेगा। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में वो देख लेते हैं। हम इसमें इंपॉर्टेंट डेज, रैंक रिपोर्ट, बैठक एवं शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और राज्य समाचार, नियुक्तियां, बैंकिंग, ये सारे ही टॉपिक दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है तो आप नीचे दिए गए जो टॉपिक के आगे जो टाइमलाइन मेंशन है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके की वीडियो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन। जो भी हमारे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन है वो सारे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 21 फरवरी इज द राइट आंसर। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, IMLD। ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। और 2022 का थीम है इस डे का क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी इंपॉर्टेंट डेज की थीम जो है वो आपको जरूर याद करनी है अगर उसकी कोई स्पेसिफिक थीम है तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है उसकी 2022 की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। और संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक बयान में इसका उल्लेख भी किया है कि इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने के विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका को उठाती है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल डैश कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो चरम उत्तरी भाग है हमारे देश का, उसकी उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। उगते सूरज की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो हिमालय के किनारे जो अरुणाचल प्रदेश है उसको और मिजोरम को, जो ये दोनों ही राज्य हैं, इनका स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1987 से। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था और मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। किसको? मिजोरम को। और भारतीय संविधान 1986 में 53वें संशोधन के बाद से यह भारत का 23वां राज्य बना था मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। और मिजोरम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का ही स्थापना दिवस है 20 फरवरी। और कब से मनाया जाता है ये? 1987 से। इनका स्थापना दिवस है 20 फरवरी 1987। और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। और लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, इसलिए आप कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम कवर करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन कंटेंट भी जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फिक्की कास्केड ने तस्करी विरोधी एंटी स्मगलिंग डे शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल डैश को चिन्हित किया जाएगा। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा 11 फरवरी। 11 फरवरी इज द राइट आंसर। तो अर्थव्यवस्था जो है, भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की समिति यानी कि कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, जिसका क्या इसका फुल फॉर्म है? कास्केड का फुल फॉर्म है ये आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है, ने तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाएगा और पहला तस्करी विरोधी दिवस 11 फरवरी 2022 को मनाया गया है। तो इस बार ये पहली बार मनाया गया है एंटी स्मगलिंग डे। ये कब मनाया गया है? 11 फरवरी 2022 को ये पहली बार मनाया गया है। और फिक्की कास्केड ने जो तस्करी विरोधी दिवस है यानी कि फिक्की कास्केड ने एंटी स्मगलिंग डे शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाएगा और पहली बार इसे मनाया गया है 11 फरवरी 2022 को, यानी कि इस साल इसको पहली बार मनाया गया है एंटी स्मगलिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को, यानी कि सेकेंड जो मंडे आएगा फरवरी का, उस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी 2022 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बारे में सही तथ्यों और बेहतर उपचार, बेहतर देखभाल और अनुसंधान में अधिक निवेश की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने का प्रयास करता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी मंथ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश की जयंती मनाने के लिए 13 फरवरी को मनाया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, किसकी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस इंडियन नेशनल वुमेन्स डे हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं 143 जयंती मना रहा है। किसकी? सरोजिनी नायडू की। और सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी जानते होंगे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। और सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना भी जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आ गया है स्टैटिक जीके का। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू। और भारत कोकिला भी कौन है? सरोजिनी नायडू। इनको दोनों ही नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान 2022 में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम पूछी गई है। क्या है इसकी थीम? किसकी थीम पूछी गई है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इसका थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स अस। क्या है इसका थीम? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स अस इसका थीम है 2022 का। किसका? महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। और इसका थीम जो आपको दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये इसका थीम है। 11 फरवरी 2022 को
होने वाली विज्ञान सभा में महिलाओं और लड़कियों के 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानना है। और इसका थीम जो मैंने आपको बताया है, इसका थीम हिंदी में क्या है 2022 का, इक्विटी, विविधता और समावेशन, हमें एकजुटता करना है। ठीक है, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, व्हाट आर यूनाइट्स अस, इसका थीम है। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। क्या है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट थीम है किसकी? सुरक्षित इंटरनेट दिवस की। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जहां हर उपयोगकर्ता जिम्मेदारी से अपना डेटा लीक किए बिना इंटरनेट का उपयोग कर सकता है या करता है। तो इस अवसर को एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए यानी कि टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट थीम के साथ चिन्हित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। ठीक है, और इसका थीम क्या है? इसका थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। किसका? सुरक्षित इंटरनेट दिवस का, यानी कि सेफ इंटरनेट डे। और 2022 का थीम, आई रिपीट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। किसका थीम है ये? विश्व कैंसर दिवस का, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस या विश्व कैंसर दिवस। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वेटलैंड्स दिवस यानी कि प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इसे हिंदी में बोलेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और 2022 का इसका अंतर्राष्ट्रीय थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2022 का इसका थीम है किसका? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि रैंक और रिपोर्ट के जितने भी क्वेश्चन हमारे फरवरी मंथ के बनते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर शीर्ष 10 देशों की नवी वार्षिक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत की इसमें कितनी रैंक है? इसमें है भारत की 3 रैंक। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 में लीडरशिप एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर शीर्ष 10 देशों की नवी वार्षिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। और इसमें टॉप पे कौन है? इस पे टॉप पे है चाइना। और भारत कौन से स्थान पे है? भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान स्थानों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की इसमें रैंक है 4, चौथी रैंक है हमारे देश भारत की। तो दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। जो टॉप 5 है उनमें से भारत भी है, हमारा देश भारत, यानी कि किसमें है? तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें है 46वें स्थान पर। 46 इज द राइट आंसर, 46वें स्थान पर है। EIU क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, फुल फॉर्म है इसका, ये है EIU, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट।
किसमें मेंशन है आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। EIU के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है और 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। और अदर कंट्रीज की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड जो है वो टॉप 3 कंट्री हैं और 10वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड। EIU बात करें तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर है लंदन यूके, स्थापना 1946, MD है रॉबिन ब्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार मुंबई को डैश स्थान दिया गया है। तो कौन सा स्थान दिया गया है मुंबई को? इसमें 5वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार 2021 की रैंकिंग के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें, बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। और टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूचियों के अनुसार 58 देशों के 404 शहरों में दिल्ली और पुणे 11वें और 21वें स्थान पर हैं। तो दिल्ली और पुणे कौन से हैं? 11वें 21 पे हैं, बल्कि जो मुंबई है, मुंबई इसमें 5वें पे है और बेंगलुरु इसमें 10वें स्थान पर है। देश ने डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व किया है और 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में 19 देशों में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक है। तो वो है हमारे देश भारत का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत या फिर हमारा देश इंडिया। तो ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में अग्रणी खिलाड़ी सेल्सफोर्स ने ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 प्रकाशित किया, जो बढ़ते वैश्विक डिजिटल कौशल संकट और कार्यवाही की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत ने इसमें 100 में से 63 अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में पत्रकार पर सबसे अधिक हमलों में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट हाल ही में राइट्स इंडेक्स रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। तो टॉप पर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में बेरोजगारी दर क्या दर्ज की गई है? तो 6.57% की गई है जनवरी 2022 में बेरोजगारी दर। तो ये मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.5% हो गई। यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर 7.9% हो गई थी, जबकि नवंबर में यह 6.9% थी। और राज्य के अनुसार आपको आंकड़ा दिया गया है। तेलंगाना में जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% है, गुजरात में 1.2%, मेघालय में 1.5%, ओडिशा में 1.8%, कर्नाटक में 2.9% है। और राज्य के अनुसार उच्चतम बेरोजगारी दर है 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक 23.4 है, राजस्थान 18.9, त्रिपुरा है 17.1, जम्मू कश्मीर 15% और दिल्ली है 14.1%। तो ये सभी आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम की वैश्विक रैंक क्या है? तो जीवन बीमा निगम की वैश्विक रैंक है 10वीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10th। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम LIC को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है और शीर्ष 10 की सूची में LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है।
अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समिट्स, बैठक एवं सम्मेलन। तो समिट्स के जो क्वेश्चन है हमारे फरवरी मंथ के, वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है G20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियों की देखरेख के लिए गठित G20 सचिवालय की शीर्ष समिति का प्रमुख कौन होगा? तो वो होंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 18वें संस्करण में भारत में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो कंटेंट में दिया गया है, ये कंटेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने डेटा आपको इंपॉर्टेंट दिया है। और इसकी तैयारी के लिए सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हमारे भारत में आयोजित किया जाएगा और ये 18वां संस्करण होगा इसका, ठीक है। और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भी करेगा। कौन करेगा? हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने फोन पे, AWS और EY के साथ मिलकर 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है? वो किया है नीति आयोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीति आयोग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नीति आयोग ने फोन पे, AWS और EYE के सहयोग से 7 से 28 फरवरी से 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PM नरेंद्र मोदी ने डैश को राष्ट्रीय महिला आयोग के 23वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। कब किया है? 31 जनवरी को किया है। तो PM नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। और इस कार्यक्रम की थीम क्या है? शी द चेंज मेकर। क्या है? शी द चेंज मेकर थीम है किसकी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे जो स्थापना दिवस है, 23वां राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस, किस कार्यक्रम की थीम है? शी द चेंज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की थीम क्या है? तो इसकी थीम है टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, इसलिए आप जरूर देखिए इसको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो PM नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन किया है। और इसका थीम क्या है? हिंदी में इसका थीम है, इस शिखर सम्मेलन का थीम है एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डार्कथन 2022 का आयोजन करता है? तो इसका कर रहा है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथन 2022 का आयोजन कर रहा है। कौन? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल करंट अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित कहां पे करेगा? तो भारत संयुक्त अरब अमीरात में देश के बाहर पहली बार अपना पहला IIT स्थापित करेगा। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो वो बन गया है चंबा। चंबा जो ऐसा जिला है जो भारत में हर घर जल वाला जिला बन गया है, ये 100वां जिला बना है चंबा। जल जीवन मिशन के देश भर के 100 जिलों में के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है और हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है, जो इस पहल के तहत शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। और अन्य 4
हर घर जल आकांक्षी जिले भद्राद्री, कुट्टुगुडेम, जयशंकर, भूपालपल्ली, कोमराम भीम, आसिफाबाद सभी तेलंगाना में है ये जिले, और हरियाणा में मेवात है, ये सब जिले भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश की पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। तो ये किसकी पहल है? गरुड़ एरोस्पेस की पहल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है नासिक में। कहां पे किया गया है? नासिक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े 550 टन क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया है? तो वो किया है इंदौर में। कहां पे किया है? इंदौर में किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2022-2027 से 5 वर्षों के लिए शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की नई लॉन्च की गई योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो वो कितना है? 1037.90 करोड़ रुपए। कितना है? 1037.90 करोड़ रुपए। तो शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेथ 2035 विजन दस्तावेज हाल ही में किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है पर्यटन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने फेज 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है, जिसमें वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने के लिए लक्ष्य और निष्पादन पथ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने घोषणा की है कि भारत कृषि में शून्य डीजल के उपयोग को प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से डैश से बदल देगा। कितने से? 2024। तो जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से 2024 से बदल देगा। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च करने में मदद करेगा? तो वो करेगा श्रीलंका को। किसको करेगा? हमारा देश भारत श्रीलंका को करेगा। किस चीज में मदद करेगा? तो ये करेगा यूनिटरी डिजिटली आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे किस शहर में कुश्ती को खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी को स्थापित कर रहा है? तो वो कर रहा है दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली इज द राइट आंसर। तो रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है नाबार्ड ने। किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताइए। तो इसका नाम है ऑपरेशन AAHT। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन AAHT के हिस्से के रूप में सभी लंबी दूरी की ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT के डैश वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। तो किसमें लिया है? 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है पीएम मोदी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटनचेरू में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है। बात करें ICRISAT की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और इसका हेडक्वार्टर है पाटनचेरू हैदराबाद में। स्थापना 1972। संस्थापक हैं MS स्वामीनाथन, C फर्नबेटल और रॉल्फ कॉमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को डैश लंबा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समर्पित किया है। तो कितना लंबा किया है? 216 फीट लंबा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना GS स्वामी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 12 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है उत्तर प्रदेश की। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। और उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय है एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है। भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य 110.4 अरब डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है। NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी डैश करोड़ होगी। तो कितने करोड़ होगी? 5000 करोड़ होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मॉनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कर रही है। और NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपए और सब्सक्राइब शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। और इसमें हम अपने फरवरी मंथ के सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंबाकू का सभी रूपों में उपयोग छोड़ने में लोगों का समर्थन करने के लिए किस संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है WHO। ऑप्शन ए WHO इज द राइट आंसर। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। और ऐप को WHO शेयर के क्षेत्रीय डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया है, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है इजराइल। कौन सा देश बन गया है? इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। और इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मेस स्टाइलर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश वर्ष 2022 को टाइगर वर्ष के रूप में मना रहा है? तो मना रहा है चीन। कौन मना रहा है? चीन मना रहा है। तो चीन वसंत महोत्सव मना रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है क्योंकि इसने चंद्रवन ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। पिछला वर्ष लूनर ईयर ऑफ द ओक्स के रूप में मनाया गया है। चीनी राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ द ओक समाप्त हो गया है और ईयर ऑफ टाइगर 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गया है और 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुना गया है। उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। क्या नाम है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। यह स्टाइनमायर का अंतिम कार्यकाल भी है जिसे उन्होंने 71% वोट से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट जीरो एमिशन ने डैश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की है। तो क्या दुबई संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जेट जीरो एमिशन ने दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के रूप में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोमारो कास्त्रो ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है होंडुरास। होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफॉर्मेशन पार्टी की सदस्य सियोमारो कास्त्रो ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और 62 वर्षीय कास्ट्रो होंडुरास ने 56वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। हर्नांडेज ने 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2022 तक 8 वर्षों के लिए पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना गया है। पुर्तगाल की बात करें, राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, राजधानी है लिस्बन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य समाचार यानी कि स्टेट करंट अफेयर्स। इसमें हम अपने फरवरी मंथ के सारे स्टेट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो किसने दी है? दिल्ली ने। दिल्ली कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। और दिल्ली कैबिनेट ने जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की है। दिल्ली में 20 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बैंगनी क्रांति शुरू की है। यह किस फसल की खेती से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवेंडर। लेवेंडर इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कई जिलों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठकों की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीर साझा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजेली घाटी के भूलाह में हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मिला है हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है। यह पार्क मंडी की भूलाह घाटी में बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने मेदारम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह द्विवार्षिक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 2022 में यह उत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
नेक्स्ट है बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 14.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। वो कोल्हापुर के निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोज़ेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर ऐसा बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होगा और इस वर्ष फोकल थीम देश डैश है। तो क्या कौन सा देश है? बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा और इस वर्ष फोकल थीम देश बांग्लादेश है। बंगबंधु की जन्मशती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल दोनों के कारण इस साल की थीम बांग्लादेश है। बांग्लादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभिनव और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं केरल ने। ऑप्शन सी केरल इज द राइट आंसर। तो केरल सरकार ने केरल में अभिनव और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर CEIIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनपा आदिवासी समुदाय का तोरकिया महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरकिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण शान नाच छम है, जो भिक्षुओं द्वारा छोक ग्याल याप और यम तसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतगस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। स्पुतगस्टर फेस्टिवल लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत को 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां। इसमें हम फरवरी मंथ के जितने भी अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माधवीपुरी बुच किस पहली महिला प्रमुख बनी है? तो किसकी पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच? तो वो बनी है सेबी की। ऑप्शन बी सेबी इज द राइट आंसर। तो पूर्व आईसीआईसी बैंकर माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताइए जिनकी पद पर पुनर्नियुक्ति को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो उनका नाम है राकेश शर्मा। सही आंसर है राकेश शर्मा। आईडीबीआई ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। आईएएस विनीत जोशी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह आईएएस मनोज आहूजा की जगह लेते हैं और जिन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगी। नेक्स्ट है, 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूजीसी की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1956 और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने हृषिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड आईबीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है आईबीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में। आईबीबीआई का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया और आईबीबीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक इन न्यूज़ यानी कि बैंकिंग समाचार। हम फरवरी मंथ के बैंकिंग न्यूज़ में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने ERUPI वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार के रूप में साइन अप करने की घोषणा की है, जो पूरे भारत में ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगा? तो किसने किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह ERUPI वाउचर के लिए एक आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है? तो जेपी मॉर्गन बैंक बन गया है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व
डिसर्टेंट में एक लॉन्च खोला है और उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल अवतार बना सकते हैं, वर्चुअल स्पेस बना सकते हैं और एथेरियम आधारित सेवाओं के सूट के बाद ऑनिक्स लॉन्च नाम से एक लॉन्च में घूम सकते हैं। लॉन्च में बैंक के सीईओ जेपी डिमोन की एक डिजिटल छवि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाओं फिश स्किल्स के से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। यस बैंक ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि के क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? तो वो है 1.5 लाख करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में 1,50,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI द्वारा ऋण में निवेश के लिए स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग VRR की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSE एकेडमी के साथ भागीदारी की है? तो वो की है भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन बी SBI इज द राइट आंसर। तो SBI ने वित्तीय साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने वाले 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSE एकेडमी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में RBI द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। RBI 14 से 18 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 के रूप में मनाया है और RBI देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है और 2022 का इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 28 जनवरी 2022 को RBI के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन डैश रुपये की राशि के लिए किया है। तो कितना किया है? 119,701 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने 119,701 करोड़ रुपए की राशि के लिए RBI के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक द्वारा श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत सरकार की ओर से एक्सिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका के समाजवादी गणराज्य की सरकार को 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने NPCI के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने NPCI के साथ साझेदारी में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि अर्थव्यवस्था समाचार। इसमें हम फरवरी मंथ के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रिवॉर्ड।
भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारें तथा विश्व बैंक ने $115 मिलियन के रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेट डेवलपमेंट रिवॉर्ड का फुल फॉर्म है, इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था? तो इसका रैंक था दूसरा, सेकंड रैंक था। सबसे बड़ी खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जबकि आरबीआई ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 टन तक ले जाते हुए 77.5 मीट्रिक टन खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? तो वो है 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020-21 में डैश अनुबंधित किया है। कितना किया है? 6.6 अनुबंधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महीने में यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है? तो फरवरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस करंट अफेयर्स यानी कि रक्षा समाचार। तो डिफेंस के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम इसमें फरवरी मंथ के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास डैश का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से भाग्य के शहर विशाखापत्तनम में शुरू हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलन 2022। तो भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 वार्षिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके इज द राइट आंसर। भारतीय वायुसेना 6 मार्च से 27 मार्च 2022 तक यूके के वार्डिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडो में एक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है जिसका हाल ही में किस देश द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का परीक्षण किया है जिसका उपयोग इजरायली नौसेना के CR-6 श्रेणी के कोर बोट पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज में भाग ले रही है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओमान। ओमान इज द राइट आंसर। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप साउथ 22 किन देशों के बीच एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास है? तो यह है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेगी। 6 दिनों के अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स यानी कि पुस्तकें एवं लेखक। तो फरवरी मंथ के बुक्स एंड ऑथर्स के जो क्वेश्चन है हमारे वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बिल गेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल गेट्स। बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। उनकी अंतिम पुस्तक हाउ टू अवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेकथ्रूज वी नीड फरवरी 2021 में जारी की गई थी। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोपक द्वारा अमेरिका में प्रकाशित की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक त्रिपुस्तक श्रृंखला है? तो ये है जे साई दीपक। कौन है इसके लेखक? ये है
जे साई दीपक। जे साई दीपक द्वारा लिखित ब्लूमबर्ग इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक त्रिपुस्तक श्रृंखला है। पहला भाग 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Class of 2006 Sneak Peek into the Misadventures of the Great Indian Engineering Life नामक शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आकाश कंसल। कौन है? आकाश कंसल इज द राइट आंसर। प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल द्वारा लिखित द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिसएडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन डी यानी कि आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ। ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसे पत्रकार आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा है। ये किताब जम्मू कश्मीर के पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल समाचार यानी कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। फरवरी मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने निम्नलिखित में से किसे अपना अध्यक्ष चुना है? राइट आंसर हो जाएगा एमा टेरहो। राइट आंसर क्या है? एमा टेरहो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन ए मुंबई इज द राइट आंसर। मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा और 2023 के लिए आईओसी सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी ने हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए माह की महिला खिलाड़ी के रूप में घोषित किया है। वह डैश की महिला टीम की कप्तान है। किस देश की महिला टीम की कप्तान है? तो वो इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान है। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सनसनी कीगन पीटरसन को और इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न पेंटाथलन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुज़ाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। स्थापना 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया है डेरिस मिशेल को। ऑप्शन ए डेरिस मिशेल इज द राइट आंसर। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिस मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में डैश प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की हुई है? 48% की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरकार ने 316.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन ने फेबियानो कारुआना को हराकर टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब जीता है। टाटा स्टील शतरंज 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने विस्क ऑन जी में एक राउंड से रहते जीत हासिल कर ली है। विशेष चैंपियन ने जीएम फेबियानो कारुआना को हराया और अब 2022 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में एक पूर्ण अंक से आगे है। यह उनकी 8वीं जीत थी, जो एक अनूठी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटक ओडिशा में आयोजित 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है उन्नति हुड्डा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा ने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए हमवतन स्मित तोशनीवाल को 21-18, 21-11 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय खेल प्रतिष्ठान कौन सा है? तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स इज द राइट आंसर। तो चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और 225 रुपए के प्राइस ब्रांड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी भी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार एवं सम्मान। तो हमारे अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे इसमें फरवरी मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। किसको किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। भारत सरकार की महारत्ना कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी के पुरस्कार से नवाजा है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट इन एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है। तो किसने किया है? रेलटेल ने किया है। ऑप्शन बी रेलटेल इज द राइट आंसर। तो रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड प्राप्त किया है। कंपनी को पटका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है कर्नाटक बैंक को। कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट स्टूडेंट किस भाषा की एक लघु फिल्म है जिसने हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलुगु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के विजेता का नाम बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं और 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट्स यानी कि समझौता। तो हम इसमें फरवरी मंथ के एग्रीमेंट्स के जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को लागू करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं WEF के साथ। राइट आंसर हो जाएगा WEF। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल स्टार्टअप मिशन ने वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन ए गूगल इज द राइट आंसर। तो हडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग में प्रवेश किया है जो राज्य में स्टार्टअप को एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा, जो परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने इनमें से किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस समझौते रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस इज द राइट आंसर। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन यानी कि ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस यूनियन सिविल ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए किस भारतीय निकाय के साथ भागीदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्की। ऑप्शन डी फिक्की इज द राइट आंसर। ट्रांस यूनियन सिविल ने MSME को समर्थन देने के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ASCS लक्जमबर्ग। रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्जमबर्ग स्थित उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता SES के साथ करार किया है। समझौते के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स ने SES के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड एक क्रेडिट कार्ड जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है RBL बैंक के साथ। उपभोक्ता ऋण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड की पेशकश करने के लिए RBL बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है जो एक क्रेडिट कार्ड है जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राज्य में माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं महाराष्ट्र के साथ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाटा सॉफ्टवेयर ने क्लाउड फॉर रिटेल के लॉन्च के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो वो की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एक वैश्विक IT सेवा और प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल लॉन्च करने के लिए अपने साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी 3 दशकों से अधिक समय से माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदार है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, स्थापना 1986। नेक्स्ट है, USAID ने स्वास्थ्य नवाचार और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए समृद्ध योजना के तहत किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो वो की है नीति आयोग के साथ। ऑप्शन डी नीति आयोग इज द राइट आंसर। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर पहल के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस्तेमाल की गई खरीदारों की मोटर बीमा सेवाओं पर प्रदान करने के लिए कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, अमेजॉन इंडिया ने संजीवनी KSRLPS लॉन्च करके महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक इज द राइट आंसर। अमेजॉन इंडिया ने महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन करने के लिए कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है? तो वो किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। वेदांत लिमिटेड ने उधारदाताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अधिकांश सिंडिकेट सुविधा को संभालने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 7.75 पर 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? तो वो किया है किसके साथ लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। SBI इज द राइट आंसर। भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड एक टाटा पावर कंपनी के साथ सहयोग किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम्स एंड कमेटी, योजनाएं और समितियां। तो स्कीम्स एंड कमेटी के जो क्वेश्चन है हमारे फरवरी मंथ के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कब तक दी है? 31 मार्च 2026 तक। तो शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक अभियान को अधिसूचित किया है। यह अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान PMFBY के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका नाम है सीड। ऑप्शन डी सीड इज द राइट आंसर। केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNTs के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाला अधिकतम परिवार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इज द राइट आंसर। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पहल के तहत 0 लाभार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो इसका नाम है स्माइल। ऑप्शन डी
स्माइल इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डैश रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2710 करोड़ रुपए। भारत की केंद्र सरकार ने 2710.65 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2026 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो की गई है 4600 करोड़ रुपये। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन चिकित्सा कंसल्टेशन सेवा शुरू की है। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में फरवरी मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस देश में अपनी अगली पीढ़ी की मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम पेश करेगी? तो वो करेगी मालदीव में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मालदीव। भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम को हुल-हुमले मालदीव में उतारेगा। उच्च क्षमता और उच्च गति वाला IAX सिस्टम हुल-हुमले को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते शीर्षक से सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कार्यक्रम का आयोजन एक साथ कितने स्थानों पर किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 75। ऑप्शन बी 75 इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह की लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह एक हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से देश भर के 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम 22 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरी सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है असम। ऑप्शन सी असम इज द राइट आंसर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो वो किया है फॉक्सकॉन। किसके साथ किया है? फॉक्सकॉन इज द राइट आंसर। तो भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है, इसके साथ करार किया है। और वेदांत ने के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष भी होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी हैदराबाद ने किस बैंक से वित्त पोषण सहायता के साथ विकलांग लोगों के लिए एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराज एबिलिटी लॉन्च किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। आईआईटी हैदराबाद ने स्वराज एबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा कमीशन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो आईआईएससी बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स यानी कि एक पेटाफ्लॉप क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी यूएस चिप मेकर इंटेल को पछाड़कर 2021 राजस्व मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है? यानी कि वर्ल्ड लीडिंग चिप मेकर वो बन गई है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी बन गई है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हेडक्वार्टर है सुवनसी, दक्षिण कोरिया। संस्थापक है ली ब्यूंग चुल। स्थापना 13 जनवरी 1969। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार समाचार, बिजनेस न्यूज। तो इसमें हम फरवरी मंथ के बिजनेस न्यूज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने यूएस आधारित डीप टेक स्टार्टअप कंपनी TWO2 प्लेटफॉर्म्स में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म्स ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूएस आधारित डीप टेक स्टार्टअप कंपनी 2 प्लेटफॉर्म्स में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी ली है। 2 प्लेटफॉर्म एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सिव एआई अनुभवों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा बीमा की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो की है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने बैंक के ग्राहकों को साइबर बीमा की पेशकश करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने करलिक नामक मलेशियाई भुगतान स्टार्टअप में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो खरीदी है रेजर पे ने। मलेशियाई फिनटेक फर्म करलिक में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ रेजर पे ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया है। कंपनी का मूल्य 90 से $20 मिलियन के बीच है। रेजर पे को अगले 1.5 साल में पूरा अधिग्रहण पूरा करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत सरकार को 2021 में सॉवरेन लोन के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? तो कितनी की गई है? 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एडीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत को सॉवरेन उधार में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। इसमें कोरोना वायरस रोग यानी कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया के लिए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। एडीबी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मार्लिक, फिलीपींस में। अध्यक्ष है मात्सुगो असाकावा। मेंबर कंट्रीज हैं 68 कंट्रीज और स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को किस कंपनी को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है? तो वो दी है टाटा स्टील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा स्टील। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 12,100 करोड़ रुपए में ओडिशा स्थित नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। टाटा स्टील की स्थापना 25 अगस्त 1960 जमशेदपुर में और सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। संस्थापक जमशेद जी टाटा। हेडक्वार्टर है मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को 3.6 बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनी। ऑप्शन बी सोनी इज द राइट आंसर। सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन लोकप्रिय डेस्टिनी और हेलो फ्रेंचाइजी के पीछे यूएस वीडियो गेम डेवलपर बंगी इंक को गेम बनाने वाले स्टूडियो के अपने स्थिर और मजबूत करने के लिए 3.6 बिलियन डॉलर में खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी शॉप किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक नया सुविधा स्टोर व्यवसाय है? तो ये है HPCL। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HPCL। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके गैर धन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्ituary यानी कि श्रद्धांजलि। तो इसके फरवरी मंथ के सारे ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में बहुअंग विफलता से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। कई मील के पत्थर के एक घटनापूर्ण और समृद्ध जीवन का नेतृत्व करने के बाद लता मंगेशकर को 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसलेनियस करंट अफेयर्स यानी कि विविध करंट अफेयर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। साइट जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल मौजूद हैं? तो भारत में कुल 46 रामसर स्थल मौजूद हैं। गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस स्थान पर बनेगा? तो वो बनेगा सूरत में। ऑप्शन डी सूरत इज द राइट आंसर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय FMCG कंपनी देश की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डाबर। ऑप्शन बी डाबर इज द राइट आंसर। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। डाबर ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान
शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये हमने अपने फरवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन कवर किए हैं, टॉपिक वाइज कवर किए हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है तो उसके आगे टाइमलाइन मेंशन है, आप उस पर जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो जल्दी मैं आपके लिए जनवरी मंथ का भी करंट अफेयर्स लेके आऊंगी, जो हमने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है। तो जल्दी मैं आपके लिए जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर पर स्टैटिक जीके वीडियो लेके आऊंगी। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।